लेकिन लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। मोहन भागवत के बयान को किस तरह से लिया जाए, और क्या संघ में आपको लगता है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां हिंदुत्व की बात होती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का, कुछ खास समुदायों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए इसे बनाकर रखा गया है? बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। निश्चित रूप से ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा बहुरेखीय विमर्श है जिसका कोई एक सीधा सा जवाब तो नहीं हो सकता, क्योंकि आरएसएस लगातार अपने को बदलने के लिए, और चाहे रणनीतिक रूप से चाहे वह भाषा के लिहाज से, उसने बहुत कुछ किया है। मिसाल के तौर पर एक वाक्य बताऊं, आर्य समाज का कभी भी आरएसएस से कोई बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं रहा, और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं सत्यार्थ प्रकाश में जो आरएसएस के विपरीत जाती हैं। और अभी 2 दिन पहले आर्य समाज के एक बड़े सम्मेलन में प्रधानमंत्री को बुलाया गया और दयानंद सरस्वती के ऊपर कार्यक्रम हुआ, और उन सबको जैसे एक रंग में रंगना नहीं कहते हैं, उन सबको अपने ख्याल में जोड़ दिया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। इसका एक दूसरा पहलू मैं ये देखता हूं कि एक जमाना था, बहुत वरिष्ठ लोग हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी बात रखते हुए शायद इस दिशा में भी जाएंगे कि ये कोई एक दिन की बहस तो है नहीं। आजादी के ठीक वक्त जब भारत का संविधान बन रहा है, उससे बहुत पहले से लेकर के और बहुत बाद के दिनों तक लगातार ये बहस होती रही कि जो नया भारत बनाएंगे उसमें जाति को लेकर के क्या हमारी हमारी राय, हमारी दिशा होने वाली है। जैसे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, उसके पीछे एक तर्क ये था कि हम जो नया भारत बना रहे हैं भारत के संविधान लागू होने के बाद, उसमें जातियों को हम खत्म कर देंगे और वो गिनेंगे तो फिर बढ़ेंगी और बहुत सारी चीजें होती हैं। आरएसएस वैसे ही उस विचार का है जिसने बहुत लंबे वक्त तक लगातार नजरअंदाज किया कि जाति जैसी कोई ऐसी संरचना है जो हिंदुओं को भीतर से बांटती है, लगातार नजरअंदाज किया। उनके सबसे प्रमुख विचारक, उनकी किताब बंच ऑफ थॉट, वो भी वही भाषा बोलती है कि जैसे आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, केवल एक किस्म का आरक्षण होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पर है। तो उनको विचार वहीं से आता है, चाहे वो श्याम प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे वो गोलवलकर, हेडगेवार और तमाम लोग। उस विचार में जाति के विमर्श को स्वीकार ही नहीं किया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है 90 के बाद, जो रजनी कोठारी साहब के सामने जब चुनौती बन के आई कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। उसके दबाव में ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, पद के उम्मीदवार को जाति बतानी पड़ रही, सबको बतानी पड़ रही है। अब आरएसएस प्रमुख के सामने ये बात थी कि अब जाति को कैसे देखें। एक और मिसाल देता हूं, जेंडर को लेकर के आरएसएस के ऊपर लगातार क्वेश्चन होता रहा। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ जिसमें पहली बार एक महिला को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। वैसे ही अब वो जाति को लेकर के बात करने लगे हैं और कह रहे हैं कि जातियों को खत्म करना चाहिए दूसरे ढंग से, क्योंकि हिंदुत्व की छतरी बढ़ा देनी चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल को, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि वो आरएसएस प्रमुख किसी दलित को बना दें, राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि वहां बनाने पर उनका कुछ बहुत खोता नहीं है, उनके हाथ में कुछ बहुत नहीं होता है। लेकिन अब इस दिशा में ये पूरी बातचीत जा रही है जहां गुंजाइश इस बात की है कि जाति का विमर्श मजबूत हुआ है, लेकिन लोग अब जातियों को जाति का व्यक्ति सामने रखकर साधना चाह रहे हैं, और ये हर तरफ से हो रहा है। आरएसएस भी यह काम कर सकता है, और यह एक खतरनाक स्थिति होगी कि भाई देखो, अम्बेडकर की मूर्ति आप पूछते हो, लो हम उनसे बड़ी मूर्ति अम्बेडकर की हम बनवा दे रहे हैं, हम उनकी मूर्ति में माला पहना दे रहे हैं। लेकिन जो गंभीर विमर्श है जाति का, वो जानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं किताबों में मिलूंगा। तो अगर आरएसएस प्रमुख वाकई ऐसा कोई बदलाव चाहते हैं भारतीय समाज में, तो क्या वो अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फूले की आइडिया ऑफ इंडिया और तमाम लोगों की बातों को स्वीकार करते हैं? नहीं, वो सिंबल को स्वीकार करना चाहेंगे। इसलिए बहुत मैं इसकी भी संभावना देखता हूं कि बहुत गुस्सा अगर पनपा तो हो सकता है प्रमुख कोई बना दिया जाए, लेकिन उससे उस समाज और उस विचार को स्वीकार करता आरएसएस नहीं दिख रहा है। मेरी टिप्पणी फिलहाल यही है। मैं आप ही से पूछता हूं लक्ष्मण जी कि क्या आपको लगता है कि संघ जो जातियों का राजनीतिकरण की जो कोशिश कर रहा है, या राजनीति का जो जातिकरण कहा जा सकता है, इन सब चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरा मुद्दा अंततः जाकर कहां रुकता है? हिंदुत्व की सियासत के लिए आने वाले समय में क्या संघ इस चीज को खुशीपूर्वक स्वीकार कर पा रहा है कि समाज के वंचित तबके मुख्य धारा में अपना अधिकार चाहते हैं?
देखिए, एक बात तो ये है कि संघ कुछ भी आसानी से न तो स्वीकार करता है, न आरएसएस कोई ऐसा संगठन है जो बहुत हड़बड़ी में कोई चीज बनाता बिगाड़ता है या अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। मुझे तो कई बार लगता है कि आरएसएस अभी भी इस देश का एक ऐसा संगठन है, जैसे वो कहता है गैर राजनीतिक, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति वही कर रहा होता है। राजनीति को आजकल तो तय वही कर रहा है। वैसे ही जब वो कहता है कि वह अपने फ्लेक्सिबल मोड में काम करता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, आरएसएस इतना क्लियर संगठन है कि वो अपने कोर आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करता। वो अपने कोर आइडियोलॉजी से बिना समझौता किए बाकी अपने को समावेशी बनाता है। और आरएसएस चालाक है, संगठन है। मैं बहुत गंभीरता से चालाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इतना चालाक है कि वो कौन से काम को करना जरूरी है ताकि जो गैर राजनीतिक संगठन की महाराजनीतिक परियोजना है उसको लागू रखा जाए, और वो सारे समझौते वो उस हद तक कर लेता है जिससे कि वो मूल में समझौता न हो। मसलन बहुत आसान करने से आरएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई 2002 में खुद की जाति को ओबीसी में शामिल किया हुआ और 2014 के चुनाव में पहली बार क्लेम करता हुआ हो कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। आरएसएस को इससे दिक्कत नहीं है। आरएसएस को इससे कभी दिक्कत नहीं होगी कि एक राष्ट्रपति को दलित बना दिया जाए, एक राष्ट्रपति को पहली महिला आदिवासी बना दिया जाए, राष्ट्रपति को दलित बना दिया जाए या दलित को राष्ट्रपति बना दिया जाए। हाँ, मतलब अब बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। मैं अब बात जो कहनी थी मैंने कह दिया, लेकिन अब मैं तो कह रहा हूं भाई, राष्ट्रपति की जाति कौन बताना शुरू किया? मैं तो फिर से सवाल कर रहा हूं अभिषेक जी, जो लोग इस देश में दावा करते रहे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट या एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश का कास्टिस्ट मूवमेंट है, और वही लोग राष्ट्रपति की जाति बता रहे हैं, वही लोग प्रधानमंत्री की जाति बता रहे हैं, वही लोग कैबिनेट मंत्रियों की जाति बता रहे हैं। और दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी कि 12 दलित और 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री हमने बनाए। किसने पूछा था आपसे? तो वो एक कमेंट था, उसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मैं बिल्कुल क्लियर अभिषेक जी कह रहा हूं, क्योंकि आपकी परिचर्चा बहुत गंभीर है। आरएसएस अपनी कोर आइडियोलॉजी से रत्ती भर भी समझौता करने वाला संगठन नहीं है, इसलिए वो पपेट बिठाता है। अगर जातियों की गोलबंदी मजबूत होगी, अगर बहुजन राजनीति मजबूत होगी, दलित आदिवासी पिछड़े अगर मजबूती से अपनी दावेदारी रखेंगे, तो वो एड्रेस करेंगे इनके मुद्दों को, हक नहीं देंगे, पहचान देंगे, वो कुछ सिंबल्स रख देंगे आपके सामने। देखो पसमानदा, जैसे मुसलमान को टिकट नहीं देंगे लेकिन एक कैबिनेट मंत्री बना देंगे। दानिश, वो जो उत्तर प्रदेश में बनाया ना उन्होंने, एक शाहनवाज हुसैन, केंद्र में एक भी नहीं है, केंद्र में एक भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी जरूरत थी। अब जैसे उनके पास बहुत सारे, ये आरएसएस का चेहरा है। आरएसएस व्यक्तियों को कुर्बान करके अपने विचारधारा को मजबूत करने वाले संगठन का नाम है। बिल्कुल क्लियर है वो। अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणिकल हेजेमनी को बनाए रखना, ये आरएसएस इससे कभी समझौता नहीं करेगा। और उसके बीच में अगर जातियां आएंगी, जातियां अगर मजबूती से सवाल करेंगी, क्योंकि जातियां तो मुसलमान है नहीं जिनको कह देंगे कि देखो ये दुश्मन है तुम्हारा। अरे वो तो कहता है कि तुम जिसे हिंदू कहते हो वो तुम्हारे भीतर से सवाल कर रहा है, मंदिर क्यों नहीं जाने दिए, हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं। तो आप उससे वैसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वो अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कुछ चेहरों को जिनकी रीढ़ नहीं होती है। जाति होती है लेकिन जातिगत विचार नहीं होता है, मतलब आइडियोलॉजी नहीं होती है। वो लोग वहां पर जाएंगे, मलाई खाएंगे, हर संगठन में दिखाया जाएगा कि देखो सामाजिक न्याय तो हम कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, देखो हमारे यहाँ दलित भी है, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, महिला भी है। लेकिन वो नहीं जो विचार से समझौता न करे, जो सवाल करे कि जाति जनगणना क्यों नहीं, मंडल कमीशन का नाम क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री अगर आप ओबीसी थे तो। आरएसएस के क्लियर स्टैंड बताओ जाति जनगणना पर क्या है। आरएसएस क्लियर स्टैंड बताओ मंडल की रिपोर्ट लागू करोगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और प्रमोशन रिजर्वेशन है। आरएसएस क्लियर अपना बयान दो कि जो शिक्षा सुधार है और ये सारे काम करोगे कि नहीं, बैकलॉग की नौकरियां भरोगे कि नहीं। आरएसएस का क्या विचार है कि प्राइवेटाइजेशन अगर है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। आरएसएस का क्या विचार है कि वो फेलोशिप बंद हो रही है, एजुकेशन बजट घटाया जा रहा है और नए पीढ़ी के बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा है और पीएचडी में। लक्ष्मण जी एक बात बताइए, रविकांत जी के पास आने के पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं, जो बात आप कह रहे हैं
कभी मैंने नहीं देखा कि संघ के प्रमुख को या संघ की शाखा से निकले हुए प्रधानमंत्री को कि कभी वो वीपी सिंह या कभी कांसी राम के को लेकर के उनके विचारों पर कभी किसी सेमिनार में जाए या कोई फूल चढ़ाने ही चले जाए उनके स्मारक पर। ऐसा कभी होता क्यों नहीं है? ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक आइकॉन बने, वक्त लगा, बहुत जल्दी इस वजह से वहां चले जाते हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूं वही। बाबा साहब आज एक ऐसे आइकॉन बन चुके हैं ना, चाहे आपके दिल में डॉक्टर अंबेडकर चुभते होंगे, फिर भी मूर्ति के सामने खड़े होकर माला पहनाना पड़ रहा है। हिम्मत नहीं है ये जय श्री राम और तमाम नारा लगाने वालों को कि जय भीम के खिलाफ बोल दें, क्योंकि वो एक मोबिलाइज, कैडराइज, एक बड़ा समुदाय तैयार हुआ है जो अपनी चेतना से लैस है। जिस दिन ओबीसी समाज के लोग उस चेतना में आएंगे ना कि तुम ओबीसी होकर के सबसे ज्यादा नुकसान तो तुमने किया, तो मंडल को क्यों नहीं याद करते? बीपी मंडल के बिना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बिना ओबीसी की 3743 जातियां और उनके हक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, जमीन का मालिकाना हक, ये सब कहीं है ही नहीं। और आप प्रधानमंत्री हैं जनाब, और आपने कभी मंडल का नाम नहीं लिया। किस बात के ओबीसी थे? आपने जाति जनगणना पर कोई स्टैंड नहीं लिया। जब अगर ओबीसी गोलबंद हो जाए ना, वो उस तरह से गोलबंद हो जाए, लोहिया, अंबेडकर और उसके बाद फिर जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इनको लेकर के अगर वो इतना गोलबंद हो जाए कि वो राजनीतिक दिशा तय करने लगे ना, तो मजबूरी में उनको इनका नाम लेना पड़ेगा, जैसे मजबूरी में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। आरएसएस कभी ये काम नहीं करेगा, लेकिन आरएसएस इतना चालाक, मैं कह रहा हूं, कोई और शब्द प्रयोग करने का मन है लेकिन वो नहीं करूंगा, वो वाला संगठन है कि वो हमारे लोगों को, इस देश के 90% लोगों को भरमाने के लिए, संभव है कि कल को आरएसएस प्रमुख कोई 20 साल 10 साल बाद कोई दलित बना दिया जाए, लेकिन उसी दिन सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी समाज का होगा, जैसे ओबीसी बनाने के बाद प्रधानमंत्री ओबीसी का हुआ है, वैसे ही दलित का अगर बन गया तो सबसे ज्यादा अन्याय दलित का होगा, आरएसएस उस संगठन का। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया लक्ष्मण जी। बंच ऑफ थॉट मुझे लगता है कि आम लोगों ने भले ना पढ़ी हो, मेरे आपके जैसे लोगों ने बखूबी पढ़ी है। जिस प्रकार से समाज को एक मानव शरीर की तरह डिफाइन किया गया है कि मतलब जो घुटना है वो हमेशा घुटना ही रहे, समाज का जो निचला तबका है, जो एड़ी है, वो एड़ी ही रहे। इस प्रकार किसके समाज का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा विकसित करने की कोशिश है, उस अवधारणा से संघ क्या आपको लगता है कि मुक्ति पालेगा? और आने वाले समय में जब संघ को सामाजिक न्याय के प्रतीकों से इतनी दिक्कत है, चाहे वो बीपी मंडल हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, हालांकि आजकल कर्पूरी ठाकुर की जयंती लोग मना रहे हैं क्योंकि उसको एक कम्युनिटी विशेष के दायरे में बहुत होशियारी के साथ कि एक अति पिछड़ी समाज के आइकन है, ये नहीं कि वो पूरे समाज के आइकन है, तो उनको उठा लिया है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखें तो सोशल जस्टिस के जो आइकॉन है उनको दबाने की कोशिशें होती है। वीपी मंडल हो गए, आमतौर पर कर्पूरी ठाकुर के विचारों से भी कोई मतलब नहीं है, वीपी सिंह से मतलब नहीं है, अर्जुन सिंह से मतलब नहीं है, यहां तक कि एसपी सिंह जैसे पत्रकार मंडल कमीशन का समर्थन करने के कारण अपनी संपादक की नौकरी गंवा चुके हैं। ये एक फैक्ट है। अब आपको क्या लगता है कि इस सामाजिक परिवेश में सामाजिक न्याय की धारा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तारतम्य कितना आपको दिखाई देता है? देखिए, एक बात यह है कि केवल बंच ऑफ थॉट ही नहीं, मतलब उनके जो दूसरे विचारक हैं एकात्म मानववाद वाले, वो भी ये मानते हैं कि जैसे ये समाज है ना, वो एक शरीर की तरह है, और शरीर जो व्यवस्था बनी हुई है उसी व्यवस्था का अनुपालन करता रहे। मस्तिष्क का काम हमेशा मस्तिष्क करे और पैरों का काम पैर ही करे, तो वही वाली व्यवस्था है। और यही वर्ण व्यवस्था थी। ज्योतिबा फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और तमाम लोगों ने उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया विचारों में। हाँ, जमीन पर होना अभी बाकी है, बहुत कुछ बदलाव आया, तो उनके विचार में ही अंतर। इसलिए मैं आरएसएस को एक ऐसे संगठन के रूप में देख रहा हूं जो व्यक्तियों को मार के, कुर्बान करके विचार को जिंदा रखता है, और विचार के लिए वो किसी को भी मार सकता है। अब मारने के कई अर्थ हैं, बहुअर्थी है, उसको छोड़ देते हैं। उसके विचार में केंद्र में यही है कि जो हेजमनी है वो कायम रहे, और वो वर्चस्व, वो हेजमनी उसी थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल और वो चितपावन तक चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, उन्हीं का वर्चस्व बना रहे। एक तो ये विचार है, ये विचार काम नहीं कर सकता। 15% अपर कास्ट में सारे अपर कास्ट तो आरएसएस वाले हैं नहीं भाई, कुछ हैं जिनके जहन में संविधान है, कुछ अपर कास्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर लोहिया हैं, भगत सिंह है, कोई अपर कास्ट ऐसा है जो राहुल सांकृत्यायन है, तो वो तो आरएसएस वाले कभी नहीं होंगे, वो तो उनकी जड़ खोदने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद है,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत लंबी फेहरिस्त है। इस समाज ने बहुत सारे साहित्यकार, रचनाकार, बहुत सारे लोगों को दिया है जिन्होंने आगे बढ़कर मानवता के पक्ष में खड़े होकर के बात की। यानी 15% अपर कास्ट भी आरएसएस वाला नहीं है, उसमें से बहुत थोड़े से बचे। अब उन थोड़े से लोग, मान लीजिए आधा मैं कर लूं, आधा कर लूं, तो आधा या 10% मान लीजिए, मोटा मोटी 5% अपर कास्ट संविधान वाला है, तो मानवता वाला है, 10% अपर कास्ट आरएसएस वाला है। अब 10% अपर कास्ट से राज नहीं किया जा सकता, इसलिए 90% उसको बनाने के लिए जब जरूरत पड़ेगी जाति का इस्तेमाल करने का, आरएसएस करेगा और कर रहा है। जैसे अब मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं कर रहा? आरएसएस इसका विचार का समर्थन नहीं करेगा, वो इस्तेमाल कर रहा है ना। आप जैसे घर में कोई बच्चा हो, उसको लेकर के एक पिता की, माँ की बेटा बेटी के लिए रणनीति अलग होती है। और कई बार ऐसा होता है ना, मतलब मैं उस प्रतीक में नहीं जाना चाहता सौतेलेपन के या पड़ोसी के बच्चे को, लेकिन उसको लेकर के स्नेह ऊपर ऊपर दिखाना है क्योंकि आपको मनुष्य दिखाना है, लेकिन अंदर से आपके मन में तुरंत आता है कि यार ये अपना ओरिजिनल वो नहीं। कभी भी इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अपना माना ही नहीं। कन्वर्ट कर दीजिए तब आपके उनके हो जाएंगे। एक तो ये बात एकदम क्लियर कट है, आरएसएस अपनी विचारधारा से रत्ती भर नहीं हिल सकता। वो इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहता है, ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता, उससे बन नहीं सकता 10% लोगों से, इसलिए उसे हिंदू राष्ट्र कहता है। असल में वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आइकॉन की बात हुई, एक इस देश में बहुत बड़ा तबका है, लाख विरोध के बावजूद बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, वहां से होते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, कांशी राम, एक इतनी बड़ी तादाद थी जिसने अपने लोगों को पैदा किया, जिसमें स्वाभिमान है और हक के लिए अधिकार है। जैसे जैसे ये अल्टरनेट विचार सामने आएगा, जो अब कभी दिल बड़ा करके गांधी और नेहरू को भी अपना बनाता है, वो कहता है कि चलो नेहरू वैसे तो नहीं थे ना कि नेहरू ने आईआईटी आईआईएम यूनिवर्सिटी बनाई, नेहरू ने मंदिर नहीं बनाया। गांधी से असहमत होते हुए भी वो तबका कहता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, वो भारत के एक आइडियोलॉग है, हमारी कुछ मुद्दों पर गहरी असहमति है, लेकिन वो है। ये आइडियोलॉजी और ये विचार जिस दिन मजबूत होगा, आरएसएस सबसे ज्यादा इसी से डरता है, इसलिए वो आइकॉन को सेलिब्रेट करना शुरू करेगा, तो उनके लोग उनको अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन बाद वही लोग सवाल उठाएंगे, भाई मूर्ति पर माला तो अंबेडकर की पहरा रहे हो और काम सारा उसके उल्टा कर रहे हो। दुनिया में जाकर के कहते हो हम बुद्ध के देश से, युद्ध के देश से नहीं, और यहां आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए। जैसे ये चीज आएगी, आरएसएस ये कभी नहीं चाहता। इसलिए पढ़े लिखे, समझदार, जागरूक, चेतना संपन्न एससी एसटी ओबीसी और पसमानदा को कभी आरएसएस मौका नहीं देना चाहता, नहीं तो मौका पाके वो हक मांगेगा। उसे हक मांगने वाला जागरूक व्यक्ति नहीं चाहिए, उसे उसका गुणगान करने वाला कुल्हाड़ी की लकड़ी का बेंट चाहिए, जो आके जंगल को समझाए कि देखो लकड़ियों, तुम कुल्हाड़ी का साथ दो क्योंकि मैं तुम्हारी बीच का इसमें बेंट बन के बैठा तो हूं। यही आरएसएस की थ्योरी है। आरएसएस वो कुल्हाड़ी है जो जंगल की लकड़ियों को उन्हीं की जाति के लोगों को आगे करके दिखा रहा है। अब जागरूक इस देश के लोगों को होना है कि भैया आरएसएस के विचार को पहचाने, आरएसएस के स्वप्न को पहचाने, आरएसएस के माइंडसेट को पहचाने। वो बहुत घातक है इस मुल्क के लिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं। ये मेरी टिप्पणी है। संविधान अगर आपके जहन में है तो कभी भी आरएसएस एक बयान देके बोलता कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत का संविधान बदलना है, आरएसएस उसका खंडन करता है। लक्ष्मण जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।